नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकर्स चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, आज से हम एग्जाम कांकर्स चैनल पे एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम मंथली करंट अफेयर्स की शुरुआत कर रहे हैं और अब आपको हर महीने करंट अफेयर्स की वीडियो पूरे मंथ की एक बार में मिल जाया करेगी। दोस्तों, ये जून का महीना है, लेकिन हम अप्रैल महीने का करंट अफेयर्स लेके उपस्थित हुए हैं, क्योंकि आरओ एआरओ री एग्ज़ाम और यूपी पीसीएस की परीक्षा के लिए हम अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, नवंबर तक का करंट अफेयर्स कराएंगे। तो उसी क्रम में आज से हम अप्रैल महीने का शुरुआत कर रहे हैं। आगे चल के हम जनवरी से लेके मई तक का एक कंबाइंड करंट अफेयर्स मैराथन वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है। ये जो करंट अफेयर्स है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्नों का संकलन है जिनकी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे आरओ एआरओ की परीक्षा हो, और चाहे यूपी पुलिस री एग्जाम की परीक्षा हो। ठीक है। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये सभी करंट अफेयर्स का निचोड़ है और इसमें सिर्फ ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है जिनके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा है। ठीक है। तो चलिए आज से करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स को हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है, क्योंकि एक पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आप पहले पहला पार्ट देखिए, फिर हम अगले पार्ट सेकेंड पार्ट में चलेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको सेकेंड पार्ट में पूरा करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न है, वर्ष 2024 में किसे लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है। तो लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार वर्ष 2024 का, ध्यान रखिएगा, लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रणदीप हुड्डा, ऑप्शन बी है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन सी है रणवीर कपूर और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो देखिए, दीनानाथ पुरस्कार जो दिया गया है वो रणदीप हुड्डा और अमिताभ बच्चन दोनों को दिया गया है। तो ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन डी सही है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, रणदीप हुड्डा को यह सम्मान भारतीय सिनेमा में उनके उल्लेखनीय योगदान और उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है। किसके लिए? अब देखिए, ये पूछा जाता है कि रणदीप हुड्डा को यह सम्मान किस लिए मिला। तो रणदीप हुड्डा को उनकी हालिया फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर के लिए मिला है। ठीक है ना। दूसरे जो पुरस्कार पाने वाले हैं वो है अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए, किसके लिए? भारतीय सिनेमा में उनके असाधारण योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। कहाँ की तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प को जीआई टैग मिला है? आपको बताना है कि तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प इसको जीआई टैग मिला है। तो ऑप्शन ए है बनारस, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है भोपाल और ऑप्शन डी है गांधीनगर। तो ये क्या होगा? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे पहले तिरंगा बर्फी और ढलुआ धातु शिल्प याद रखिएगा, और ये बनारस का है। ठीक है। यूपी स्पेशल में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, यूपी स्पेशल में। ठीक है। तो तिरंगा बर्फी और ढलुआ शिल्प को जीआई टैग कहाँ मिला? बनारस में। बनारस का है ये दोनों। ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? किसका? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन ए है एनिमल, ऑप्शन बी है जवान, ऑप्शन सी है इमरजेंसी और ऑप्शन डी है योद्धा। तो किसे? देखिए, ऑप्शन बी जवान को मिला है। ठीक है। तो जवान को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। बी ऑप्शन सही है। ठीक है। चलिए चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा फिल्म प्रश्न है, एआई आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण डब्ल्यूएचओ ने किया है? ध्यान दीजिएगा, एआई आधारित, आजकल एआई बहुत चर्चा में है। एआई आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण डब्ल्यूएचओ ने किया है? तो देखिए,
ऑप्शन ए है सारा, ऑप्शन बी है देवांगना, ऑप्शन सी है श्यामा और ऑप्शन डी है जानवी। तो ये WHO का मामला है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखिएगा। मैं इसे अभी से इम्पोर्टेंट बता दे रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? AI आधारित कौन से डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक का अनावरण WHO ने किया है? तो ऑप्शन ए सारा का। ठीक है ना, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा 5वां प्रश्न है, टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? ठीक है, तो प्रश्न को फिर से देखिए। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आलिया भट्ट, ऑप्शन बी है दीपिका पादुकोण, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी है विद्या बालन। तो किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन ए सही है, आलिया भट्ट को। ठीक है, छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए है कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी है संजना सांघी, ऑप्शन सी है प्रियंका चोपड़ा और ऑप्शन डी है प्रीति जिंटा। तो किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है स्पेस इंडिया ने? तो वो है संजना सांघी। बी ऑप्शन सही है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? संजना सांगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? फिर से सुनिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया है? ठीक है, ऑप्शन ए है कंगना रनौत, ऑप्शन बी है भूमि पेडनेकर, ऑप्शन सी है दीपिका पादुकोण और ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। तो इसमें किसको शामिल किया है? यह है ऑप्शन बी, भूमि पेडनेकर को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। चलिए 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मैं अभी से बता दे रहा हूं। देखिए, पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य, ठीक है, जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है विल्किस मीर, ऑप्शन बी है टिम हैज, ऑप्शन सी है कार्ली सेरोनो और ऑप्शन डी है नेल्सन लैम। तो कौन पहली भारतीय महिला है? ए ऑप्शन सही है, बिल्किस मीर। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी पुलिस की परीक्षा हो, चाहे PCS की हो, चाहे RO की परीक्षा हो। कौन सी है? पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। ठीक है ना, चलिए 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। ISA का इंडियन सोलर अलायंस, क्या कहते हैं इसे? इंडियन सोलर अलायंस। इसका 119वां सदस्य देश कौन बना है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है माल्टा, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है नेपाल। तो ISO का 119वां सदस्य कौन बना है? वो बना है माल्टा। बी ऑप्शन सही है। ठीक है, ISA का 119वां सदस्य बना है माल्टा। बी ऑप्शन सही है। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए है गीतकार गुलजार, ऑप्शन बी है जगत गुरु रामभद्राचार्य, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है अमिताभ बच्चन। तो देखिए 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? ए और बी दोनों, गीतकार गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य दोनों को दिया गया है। ये दोनों हैं जिनको 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में आयोजित किए गए 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? देखिए इस प्रश्न को मैं अभी बता देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर PCS और RO के अभ्यर्थियों के लिए और यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए। 9वें रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है।
पहला है ग्रीस, दूसरा है इटली, तीसरा है यूएसए और चौथा है ब्रिटेन। तो कहाँ के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे? तो वो थे ग्रीस के। ए ऑप्शन सही है, ठीक है ना। देखिए इसकी व्याख्या, ग्रीस के प्रधानमंत्री, ग्रीस के प्रधानमंत्री, देखिए मंत्री नहीं लिखा है, ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस मुख्य अतिथि थे, ठीक है ना। किरियाकोस मित्सोताकिस ये थे रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम है। देखिए थीम याद रखिएगा, 2 बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। रायसीना डायलॉग 2024 की थीम है चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण करना, ठीक है। ये 4 थीम है, एक है संघर्ष, दूसरा प्रतियोगिता, तीसरा सहयोग और चौथा निर्माण करना, ठीक। 12वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? बाफ्टा पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, ऑप्शन ए द बाइक राइडर्स, ऑप्शन बी इमरजेंसी, ऑप्शन सी मैदान और ऑप्शन डी ओपेनहाइमर। तो किसे मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार? तो ये मिला है ओपेनहाइमर को। डी ऑप्शन सही है, ओपेनहाइमर को बाफ्टा का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखा? फिर से सुनिए, नाइफ मेडिटेशन आफ्टर एंड अटेम्प्टेड मर्डर नामक पुस्तक को किसने लिखा? ठीक है। ऑप्शन ए है शशि थरूर, ऑप्शन बी है राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी है सलमान रुश्दी और ऑप्शन डी है एस जयशंकर। तो किसने लिखा ये पुस्तक? ये लिखा है सलमान रुश्दी ने, ठीक है। तो सी ऑप्शन सही है। ये किसी मंच पे कुछ भाषण दे रहे थे और वहां इन पे धारदार चाकू से हमला हुआ था, बड़ी मुश्किल से इनकी जान बची थी। तो सी ऑप्शन सही है, ठीक है। इन्होंने ये बुक लिखी है। 14वां प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक 2024 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? ठीक है, तो दोस्तलिक भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ? ऑप्शन ए है कजाकिस्तान, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है किर्गिस्तान और ऑप्शन डी है उज्बेकिस्तान। तो किसके साथ हुआ है? ये हुआ है उज्बेकिस्तान के साथ, ठीक है ना। डी ऑप्शन सही है, उज्बेकिस्तान के साथ दोस्तलिक हुआ है, ठीक। चलिए 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 15वां प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने हासिल की है? आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया है? आपको पता होगा, आप अपने आंसर, जिन भी प्रश्नों के आंसर आपको पता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइएगा, ठीक है। तो 15वां प्रश्न है, आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है विराट कोहली और ऑप्शन डी है शिखर धवन। तो किसने लगाया? ऑप्शन सी, विराट कोहली ने आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी की उपलब्धि हासिल की है, ठीक है ना। चलिए 16वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया? आपको बताना है कि सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया। ऑप्शन ए है नीति आयोग, ऑप्शन बी है आरबीआई, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय और ऑप्शन डी है चुनाव आयोग। तो सुविधा पोर्टल किसने लॉन्च किया है? चुनाव आयोग ने। डी ऑप्शन सही है, चुनाव आयोग ने सुविधा पोर्टल लॉन्च किया है। चलिए 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी स्पेशल का है। पहली बात तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है और दूसरी चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक क्या है? उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए अयोध्या, ऑप्शन बी विंध्याचल, ऑप्शन सी चित्रकूट और ऑप्शन डी उज्जैन। तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्लास स्काई वॉक कहाँ प्रारंभ हुआ? चित्रकूट में। सी ऑप्शन सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का 18वां प्रश्न है, दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की सूची में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा। दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में टॉप 10 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा। ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है मुंबई।
तो कौन सा हवाई अड्डा है? तो दिल्ली, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। 19वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन ए है बीएचयू, ऑप्शन बी है एएमयू, ऑप्शन सी है एयू और ऑप्शन डी है डीयू। तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित होगा? देखिए, एक तो ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक है जो बीएचयू में स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? कौन सा? भारत का पहला आईआईटी सैटेलाइट कैंपस, ठीक है, कहाँ विकसित होगा आपको बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है कानपुर, ऑप्शन सी है बनारस और ऑप्शन डी है चित्रकूट। तो कहाँ आईआईटी सैटेलाइट कैंपस कहाँ स्थापित होगा? ये होगा ऑप्शन ए सही है, उज्जैन में। ठीक है ना? उज्जैन में स्थापित किया जाएगा, मध्य प्रदेश में। ये है, ये देखिए लिखा है मध्य प्रदेश, ये मध्य नहीं है, ये मध्य प्रदेश है। ठीक है ना? 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? कौन सा? त्रिशूर पूरम महोत्सव। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो त्रिशूर पूरम महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? केरल में। ए ऑप्शन सही है। ठीक है ना? चलिए 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण शुरू हुआ? आपको बताना है कि किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण, कौन सा हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? ऑप्शन ए है कुवैत, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है सऊदी अरब और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो किस देश में हिंदी रेडियो का शुभारंभ हुआ? वो हुआ कुवैत में। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हिंदी से संबंधित है और कुवैत जैसे देश में हिंदी रेडियो का प्रसारण हुआ, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 23वां प्रश्न है, हाल ही में भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के यूपीआई भुगतान को स्वीकारने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। आज का पहला ऑप्शन है फ्रांस, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है ब्रिटेन और ऑप्शन डी है रोमानिया। तो कौन सा देश है? फ्रांस। ये ऑप्शन सही है, जो भारत के यूपीआई को अपनाने वाला पहला यूरोपीय देश है। आपको पता होगा मोदी जी फ्रांस गए थे और वहां पेरिस में एफिल टावर के पास से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है ना? तो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि भारत के यूपीआई की धमक यूरोप तक पहुंच गई है। ठीक है ना? तो ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है? आपको बताना है कि बजट 24-25 के अनुसार भारतीय सहायता प्राप्त करने वाला शीर्ष देश कौन सा है। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो किसे भारत सर्वाधिक सहायता देता है? वो है भूटान। सी ऑप्शन सही है, भूटान जो है भारत से सर्वाधिक सहायता पाने वाला देश है। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। 25वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, केंद्र सरकार ने बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? बागवानी किसानों को सब्सिडी देने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है? ऑप्शन ए है सीडीपी सुरक्षा, ऑप्शन बी है आरोग्य सेतु, ऑप्शन सी है सुविधा पोर्टल और ऑप्शन डी है इरोनेट। तो किसको तैयार किया है? वो है सीडीपी सुरक्षा को। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है, ये बागवानी कृषकों के लिए सब्सिडी देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों
अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगर कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, हमारे ये प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पे इन प्रश्नों की PDF उपलब्ध है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम कुल 5 प्रश्न पहले पार्ट में करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न कुल कराएंगे। ठीक है ना, तो चलिए 26वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाने वाला पहला देश। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेनिंजाइटिस एक बीमारी है, इसके लिए टीका लगाने वाला पहला देश। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, मस्तिष्क की जो झिल्ली होती है वो फूल जाती है। उसके लिए टीका लगाने वाला जो पहला देश है वो है, पहला है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है युगांडा, ऑप्शन सी है नाइजीरिया और ऑप्शन डी है नामीबिया। तो बताइए कौन सा देश है जिसने मेनिंजाइटिस के लिए टीका लगाया सबसे पहले? तो वो है नाइजीरिया। सी ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, खासकर यूपी पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए 27वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया? दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब किसे दिया गया? ऑप्शन ए है हमाद, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है नई दिल्ली और ऑप्शन डी है महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा। ठीक है, तो किस हवाई अड्डे को सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड दिया गया है? तो वो है हमाद हवाई अड्डा। ये कहाँ पर स्थित है? आप हमें सर्च करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमाद हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। ठीक है ना, चलिए 28वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा बन गया है? अब आपको बताना है कि 2023 में सैन्य खर्च पे सबसे ज्यादा खर्चा किस देश ने किया। तो ऑप्शन ए है USA, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो कौन सा देश है? तो सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश है USA। ऑप्शन ए सही है। ठीक है, शीर्ष 3 देश जो हैं सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले वो कौन से हैं? पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रूस है, भारत का स्थान चौथा है। ठीक है ना, भारत चौथे स्थान पे है सैन्य खर्च के मामले में। ठीक है, 29वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत ने पहली बार ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किस देश में निर्यात किया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किस देश को निर्यात किया? ठीक है, सबसे पहले देखिए, ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लोग अब भारत से रक्षा से संबंधित अस्त्र शस्त्र खरीद रहे हैं और भारत उसका निर्यात करने में सक्षम हो गया है, जो अब तक आयात करता था। ठीक है, तो सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किस देश को बेचा गया है? ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है थाईलैंड और ऑप्शन डी है फिलीपींस। तो किस देश को बेचा गया सबसे पहले? फिलीपींस को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सबसे पहले फिलीपींस को बेचा गया है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वदेशी गेहूं की एक किस्म कठिया गेहूं को GI टैग मिला है। किस गेहूं को? कठिया गेहूं को GI टैग मिला है। इसका संबंध किस जगह से है? ठीक है, ये स्वदेशी गेहूं की एक किस्म है कठिया गेहूं जिसे GI टैग मिला है। इसका संबंध किस जगह से है? ऑप्शन ए है बुंदेलखंड, ऑप्शन बी है रुहेलखंड, ऑप्शन सी है पूर्वांचल और ऑप्शन डी है अवध। तो कटिया गेहूं कहाँ होता है? ये होता है बुंदेलखंड एरिया में। ठीक है ना, बुंदेलखंड एरिया में कठिया गेहूं होता है, इसे GI टैग मिला है। ए ऑप्शन सही है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 31वां प्रश्न है, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राम मंदिर दुनिया में चर्चा का विषय रहा है। तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने? ऑप्शन ए है इमैनुअल मैक्रो, ऑप्शन बी है पुतिन, ऑप्शन सी है ऋषि सुनक और ऑप्शन डी है विमान प्रसाद। तो सबसे पहले विदेशी नेता कौन बने अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले? वो बने विमान प्रसाद। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। ये विमान प्रसाद कौन थे? ये विमान प्रसाद थे फिजी के उप प्रधानमंत्री।
विमान प्रसाद कौन है? ये फिजी के उप प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने सबसे पहले राम मंदिर में दर्शन करने का विदेशी नेता का गौरव हासिल किया है। ठीक है। 32वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? कौन सी पहल है? सारथी पहल। सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? तो ऑप्शन ए है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्रालय और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय। तो सारथी पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय ने किया है? ये किया है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। ठीक है ना? कृषि एवं किसान कल्याण, ये कल्याण है और ये मंत्रालय, ठीक है, ने सारथी पहल की शुरुआत की है। ठीक है, शुभारंभ किया है। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे? आपको बताना है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन होंगे। ऑप्शन ए है अक्षय कुमार, ऑप्शन बी है मनोज राठी, ऑप्शन सी है रोकेश राजपूत, ऑप्शन डी है गोपीचंद थोटाकुरा। तो राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय गोपीचंद थोटाकुरा। ठीक है ना? डी ऑप्शन सही है। चलिए 34वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो किसे भारत को कौन सा स्थान मिला हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में? तीसरा स्थान मिला है, सी ऑप्शन सही है। ठीक है ना? तीसरा स्थान मिला। देखिए शीर्ष 3 देश हैं यूनिकॉर्न के मामले में। एक है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चीन है और तीसरे पे भारत है। यूनिकॉर्न क्या है? एक निजी स्वामित्व वाला स्टार्टअप है जो व्यवसाय जिसका मूल्य होता है $1 बिलियन या इससे ज्यादा। ठीक है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और भारत यूनिकॉर्न के मामले में यूएसए चीन के बाद तीसरे स्थान पे है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्विट्जरलैंड के जांग फ्राउ जोग के मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई? कहाँ? स्विट्जरलैंड के जांग फ्राउ जोग के मशहूर आइस पैलेस में किसकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह देते हैं। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है मैरी कॉम। तो किसकी फोटो लगाई गई है? वो है नीरज चोपड़ा की। ठीक है, नीरज चोपड़ा का स्विट्जरलैंड के जांग फ्राउ जोग में मशहूर आइस पैलेस में इनकी स्मारक पट्टिका लगाई गई है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 36वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 36वां प्रश्न है, राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है चेन्नई, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। तो राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आरंभ कहाँ हुआ? तो ऑप्शन ए है चेन्नई। चेन्नई में राष्ट्रीय पुस्तक मेला शुरू किया गया। ठीक है, 37वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? वर्ष 2024 में एटीपी रैंकिंग इतिहास में नंबर 1 का स्थान हासिल करने वाले दुनिया के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे? ऑप्शन ए है राफेल नडाल, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है रोजर फेडरर और ऑप्शन डी है विराट कोहली। तो इसमें कौन थे? ये थे जोकोविच, नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही है। चलिए 38वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अप्रैल 2024 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अब बताना आपको कि अप्रैल 24 में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ रैंकिंग के अनुसार भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अर्जुन एरिगासी, ऑप्शन बी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन सी है आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन डी है हरि कृष्णा पेनटाला। आर प्रज्ञानंद,
और हरि कृष्णा पेनटाला कौन बन गया नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी? अर्जुन एरिगासी। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 39वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। मियामी ओपन 2024 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? आपको बताना है कि मियामी ओपन 2024 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है जैनिक सिनर इटली, ऑप्शन बी है मैथ्यू एवडेन ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना भारत और ऑप्शन डी है डेनियल कोलेंस यूएसए। तो किसने जीता है? ये जीता है जैनिक सिनर इटली। ठीक है, देखिए जैनिक सिनर इटली ने ये जो है मियामी ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? डेनियल कोलिंस ने। महिला एकल किसने जीता है? ये यूएसए की डेनियल कोलिंस ने जीता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में द ईआईयू इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ने लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? ऑप्शन ए है 40वां, ऑप्शन बी है 41वां, ऑप्शन सी है 42वां और ऑप्शन डी है 43वां। लोकतंत्र के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ये मिला है 40वां स्थान। ए ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 41वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वित्त वर्ष 2023-24 में $9.56 बिलियन रिकॉर्ड के साथ भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष पर रहा? आपको बताना है कि वित्त वर्ष 2023-24 में 9.56 बिलियन रिकॉर्ड के साथ भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में शीर्ष पर है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो कौन सा राज्य शीर्ष पे है? वह है तमिलनाडु। डी ऑप्शन सही है। ठीक है, 42वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? ये देखिए रिपीट हो गया है प्रश्न। किस देश में पहली बार हिंदी रेडियो का प्रसारण शुरू हुआ? ये प्रश्न रिपीट हो गया है, कुवैत है। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए 43वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब विकसित किया है? किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लिग्नोसैट प्रोब विकसित किया है? ऑप्शन ए है नासा, ऑप्शन बी है जाक्सा, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इसरो। ठीक है, तो किस देश की संस्थाओं ने कह सकते हैं आप? तो देखिए नासा कहाँ की है? नासा है अमेरिका की है। ठीक है, नासा अमेरिका की है और जाक्सा कहाँ की है? ये जापान की है। नासा और जाक्सा दोनों ने मिलके लकड़ी का जो सैटेलाइट है जिसका नाम है लिग्नोसैट प्रोब। देखिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि पहला लकड़ी का सैटेलाइट, उसका नाम पूछ सकता है, क्या है? लिग्नोसैट प्रोब। तो ये लकड़ी का पहला सैटेलाइट है। तो नासा और जाक्सा मतलब अमेरिका और जापान ने मिलकर इसको बनाया है। ठीक है ना। चलिए 44वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। किस कंपनी ने छवियों को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? किस कंपनी ने छवि मतलब फोटो को वीडियो में बदलने के लिए वासा 1 AI मॉडल लॉन्च किया है? चलिए इसकी ऑप्शन इसका देखते हैं। ऑप्शन ए है एप्पल, ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन सी है अमेजन और ऑप्शन डी है जियो। तो किसने ऐसा किया है? अमेजन ने किया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? एप्पल और क्लीन मैक्स ने किस देश में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है? वो है, देखिए ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है यूएई और ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। तो कहाँ के लिए समझौता किया है? भारत के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने किया है? एप्पल ने किया है।
एप्पल ने किया है और किसने किया है? क्लीन मैक्स ने किया है। तो एप्पल और क्लीन मैक्स ने भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता किया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलिए 46वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारतीय नौसेना ने किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज अल कमर को बचाया है? देखिए, भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज अल कमर को बचा लिया था। ठीक है, ये किस ऑपरेशन के तहत? ऑप्शन ए है ऑपरेशन संकल्प, ऑप्शन बी है ऑपरेशन वचन, ऑप्शन सी है ऑपरेशन मेघदूत, ऑप्शन डी है ऑपरेशन रक्षक। तो किस ऑपरेशन के तहत ईरानी जहाज को बचाया गया? ऑपरेशन संकल्प। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए किसने हाइड्रोजेल विकसित किया है? पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए किसने हाइड्रोजेल विकसित किया है? ऑप्शन ए है आईआईटी चेन्नई, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईएससी बेंगलुरु और ऑप्शन डी है डीआरडीओ। तो पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए किसने हाइड्रोजेल विकसित किया है? वो है आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने के लिए हाइड्रोजेल विकसित किया है। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन सही है। भारत का पहला तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? हमारा अगला प्रश्न है। भारत का पहला तांबे से बना, ठीक है, राष्ट्रपिता का महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर, ध्यान दीजिएगा ये एक शब्द, तांबे से बना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित बापू टावर कहाँ स्थापित किया गया? ठीक है ना, इसमें कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं आपके। ठीक है, ऑप्शन ए है गया, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है आरा और ऑप्शन डी है पटना। तो ये कहाँ किया गया है? पटना में किया गया है। डी ऑप्शन सही है, बापू टावर का उद्घाटन। ठीक है ना, देखिए इस टावर की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 120 फुट है। बापू टावर की ऊंचाई 120 फीट है। ठीक है, चलिए 49वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम अभी से आपको बता देते हैं। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला, ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मद्रास और ऑप्शन डी है केरल। तो पहले डिजिटल राष्ट्रीय आधारशिला कहाँ रखी गई है? देखिए ये रखी गई है हैदराबाद में। हैदराबाद में पहले राष्ट्रीय डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही है। आज के 50वें और आखिरी प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा 50वां प्रश्न है, अप्रैल 2024 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया? अप्रैल 24 में किस देश ने अपने अंगारा A5 रॉकेट इसका सफल परीक्षण किया है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है कोरिया और ऑप्शन डी है इजराइल। तो अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किसने किया है? ये किया है रसिया ने, रूस ने। ठीक है ना, तो ये ए ऑप्शन सही है, 50वें प्रश्न का ए सही है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 प्रश्न। ये करेंट अफेयर्स अप्रैल 2024 महीने के हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, अभी इसका सेकंड पार्ट आना बाकी है, क्योंकि अगर हम दोनों पार्ट एक में देते तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। दोस्तों ये सभी करेंट अफेयर्स की निचोड़ है। इसमें आप देखेंगे कि सभी केवल इंपॉर्टेंट प्रश्नों को ही शामिल किया गया है, जिनके परीक्षा में आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो आपको ये प्रश्न हमारे कैसे लगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों की PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल पे ये PDF उपलब्ध है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप एक लाइक जरूर करिए, इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा अच्छा करने के लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में शेष प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।